हाँ, so number one rule is I may look daunting, I may look strict, which I am at times, just because we want you to reach your goal soon enough. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाउट्स नहीं पूछोगे, आपको हेजिटेशन होगी कि 4 बार पूछ लिया, आप 5वीं बार नहीं पूछ सकते. ट्रीट मी लाइक योर चैट जीपीटी. उसके सामने हम बेशरम रहते हैं, हम कितनी बार भी पूछ सकते हैं एंड वी डोंट फील जज्ड, राइट? सो यू कैन ट्रीट मी द सेम वे, यू कैन कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू मी. बट एक चीज याद रखना, लीगल करंट अफेयर्स ना बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारी न्यूज चल रही होती है. तो एक फैक्ट पे अटक मत जाना कि इसका तो लॉ समझ के ही तोड़ूंगा तभी आगे बढ़ूंगा. दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर नाउ. एग्जाम देने से पहले ये समझो एग्जाम के लिए जरूरी क्या क्या है. तो अभी तुमको एकदम भरना नहीं है खुद के दिमाग को कि मेरे को पूरा लॉ पता होना चाहिए. लॉ स्कूल है 5 साल का, उसमें तुम अच्छे से पढ़ोगे, बट तुमको बेसिक्स पता होने चाहिए. इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, आई जस्ट टेल यू. वील स्टार्ट विद हेडिंग्स कि इस कोर्ट ने ये कहा, इस कोर्ट ने वो कहा. आई प्रिफर टू यू कि जब आप नोट्स बना रहे हो, मेरे भी वर्डिंग्स को आप लिख लो और जो पीपीटी में दिख रहा है उसको भी लिख लो. दैट वुड रियली बेनिफिट यू, बिकॉज ये बहुत क्रक्स में हम डिस्कस कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड लीगल मैगजीन, राइट? जीके इन्फिनिटी की लीगल मैगजीन, इफ यू गाइज नो, लीगल जस्टिस या समथिंग ऐसा कुछ नाम है उसका. उसको आपको याद रखना है. उसको जब आप ये डिस्कशंस यहाँ पे होंगे सारे, एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेम्बर कि आप उसको भी, जस्टिस टाइम्स को भी रेफर करके अपना डिटेल में बना सकते हो, राइट? सो नाउ वील बिगिन. बट हाँ, तुमको फर्स्ट रूल बता दिया कि मैं स्ट्रिक्ट दिख सकती हूँ. सेकेंड रूल ये हो गया कि एट टाइम्स आई यूज हाई वोकैबुलरी एंड आई वोंट बी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 4 साल और क्लैट की प्रिपरेशन सब कुछ लगाया है इतनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बिल्डअप करने में. सो दैट डजंट मीन आई हैव टू टोन डाउन एवरी टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल हु माइट नॉट नो दोस वर्ड्स. सो जस्ट पॉइंट इट आउट कि दीदी आपने ये वर्ड यूज करा था, मेरे को नहीं समझ आया. And sometimes purposely I'll use certain hi-fi words ताकि तुम्हारी vocabulary भी at the same time सही होती जाए. ठीक है? थर्ड, हम साइड बाय साइड कुछ होमवर्क्स देंगे कि जैसे हमने डिस्कस करा सीजीआई के बारे में. who is the current CGI? I won't answer it. I know it. You guys might even ask me कि ये क्या है. I would purposely not answer that. उसको लिखो साइड में और कल नेक्स्ट क्लास जब होगी उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो. yes, that was the homework and we have done it. Right? Homework बहुत भारी लग सकता है, but it's something that you might still remember years after कि हाँ इसका आंसर ये था. And that happened with me. क्लैट में जो पढ़ा था continuous revision के साथ, you keep retaining that and it helps you eventually. Alright, so when we begin, अभी किसी और को कोई question है और I shall just begin? ठीक है, ओके. संकेत मेरे को दिख रहा है इसीलिए मैं उसको मिमिक कर पा रही हूँ. बाकी सब इवेंचुअली आई सी. चलो ठीक है. सो हमने थोड़ा चैट जीपीटी के थ्रू लाइनर्स, वन लाइनर्स ढूंढे हैं इस सबको बनाने के लिए, टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. आई विल बी सुपर ऑनेस्ट विद इट. आई वुडंट से कि मेरी दिन भर की मेहनत है, मैंने पीपीटी में एक एक लाइन खुद लिखी है. इफ वी हैव टेक्नोलॉजी, व्हाई नॉट यूज इट? एंड आई जस्ट मेक श्योर वी आर यूजिंग इट फॉर द राइट पर्पस. सो लेट्स बिगिन. लीगल करंट अफेयर्स इज योर डेली जिम नाउ. ठीक है? रोज तुमको उसको पढ़ना है, बट समटाइम्स यू कैन हैव चीट डेज. उन चीट डेज पे तुमको बाकी दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है. ठीक है? Now, the first pointer itself says that whether it's identifying misuse of IPC sections or interpreting judicial reforms, the examiners are watching your legal awareness. But एक misconception clear करना, legal reasoning जो होता है उसमें तुमको पैराग्राफ मिलता है, फिर questions होते हैं. Am I right? हाँ. तो अब क्या होता है, उसमें तुमको अपना एक्स्ट्रा दिमाग और लीगल करंट अफेयर्स नहीं लगाना है. वहां पे द एग्जामिनर इज टेस्टिंग कि जितना तुमको नॉलेज दी गई है क्या उसी को तुम इंटरप्रेट कर रहे हो. ऐसा मत करना कि तुमको लीगल रीजनिंग में कोई पैराग्राफ आ रहा है एंड यू आर आउट स्मार्टिंग द एग्जामिनर कि अरे भाई इसको तो पता ही नहीं है, ऑप्शन तो आंसर तो सी है बट आंसर तो डी होगा क्योंकि अभी तो लीगल चेंज ये हो गया था, वो हो गया था. द एग्जामिनर नोस कि वो चेंज हो गया था, चेंजेस आ गए थे, सब कुछ हो गया था, बट वो टेस्ट कर रहा है क्या क्या जो लिखा है तुम उसको इंटरप्रेट करके एज इट इज फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. राइट? तो अपनी ज्यादा होशियारी वहां पे नहीं झाड़नी है, जैसा लिखा है वैसा फॉलो करना है. ये होशियारी आप कहाँ लगा सकते हो? करंट अफेयर्स में लगा सकते हो. वहां जितना हाई एज सोच सकते हो वहां उतना हाई एज सोचना है. ठीक है? नाउ लॉ इजंट जस्ट इन बुक्स एनीमोर, इट्स ऑन द न्यूज, इन द कोर्ट रूम्स एंड इन योर एग्जाम पेपर. तो
इसको एकदम ऐसे मतलब इफ आई वुड से कि लड़कियां करंट अफेयर्स को कैसे ट्रीट कर सकती है, मे बी जस्ट लाइक अ ब्रेसलेट और अ वॉच इन देयर हैंड, की एक्स्ट्रा चीज है, मेन ध्यान तो आउटफिट पे देना है बट नॉट इन द एक्सेसरी पार्ट. बट नाउ एक्सेसराइज योर सेल्फ वेल इनफ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर ये 10 मार्क का आ जाता है, 5 मार्क का आ जाता है, 6 मार्क का आ जाता है, तो अ ह्यूज गैप कैन बी सीन इन योर आंसर शीट्स एंड एज in your the law school you might get into. लाइक ओनली फॉर लड़के कैसे पढ़ेंगे, फिर लड़के थोड़ा ग्रूमिंग सीखे और इंक्लूड करें क्या क्या एक्सेसरीज उनको एड ऑन करनी चाहिए, राइट. फॉलो द पैसेज एज इन, जितना लिखा होता है लीगल रीजनिंग में. आई थिंक प्रकाश सर इज टीचिंग यू लीगल रीजनिंग, तो वो बोलते होंगे जो वर्डिंग्स दी हैं उनको एज यूजुअल फॉलो करना होता है. ठीक है, हाँ हाँ बॉयज के लिए भी है. ठीक है, तुम लोग गर्ल्स बॉयज नहीं करो अभी. सो दिस इज इन जीके, इट्स ऑल्सो लीगल लिटरेसी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इफ यू माइट अंडरस्टैंड जो तुम अभी समझोगे और लॉ स्कूल में तुमको समझा रहे होंगे. लॉ स्कूल में तुमको टीचर का नहीं समझ आएगा, बट तुमने क्योंकि क्लैट के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा था, तुमको वो याद रहेगा. तो वो तुम्हारा ना एक बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा जिसको बोलते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा. एंड एट द सेम टाइम यू विल सी व्हेन यू गो टू लॉ स्कूल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट जस्ट बी स्टडीइंग फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग, कि अरे रट्टा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा. बट तुम लॉजिक से चल रहे होगे तो तुम्हारे आंसर शीट्स में वो दिखेगा and it will give you an edge. So it's legal literacy. It will help you decode passages and all of that. ठीक है, अब to say लड़का लड़की all समान, हम cooking की बात ले आए हैं यहाँ पे. That legal general knowledge is like a salt in your food. Okay, you do not notice but until it's gone. ठीक है, so it's very essential. It makes your food tastier as well as perfect. Now, what we will be talking about is 25 judgments and legal developments through all of this, that particular month. तो हम जनवरी की बात कर रहे हैं, so we'll take up 25 matters and we'll discuss them through detail. हो सकता है exactly 25 नहीं हो, कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंटेंट बढ़ाते जाएं बट हम मेन चीजों पे फोकस ना करें, राइट. कुछ मेमोरी टेक्निक्स को देखेंगे, फन फैक्ट्स को देखेंगे, बट वील बी हेल्पिंग यू मूव क्लोजर टूवर्ड्स लॉ स्कूल. ना फर्स्ट केस पे हम आते हैं, विच इज अ सुप्रीम कोर्ट मैटर. यहाँ पे बात करी गई है कि फॉल्स एविडेंस इन अ ट्रिब्यूनल इज नॉट इक्वल टू क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूशन. अब फॉल्स एविडेंस, फॉल्स का मतलब गलत, एविडेंस का मतलब प्रूफ, ट्रिब्यूनल का मतलब स्पेशलाइज्ड बॉडी या एजेंसी ऑफ द जुडिशियल बॉडी. ठीक है, ट्रिब्यूनल्स में हम ट्रिब्यूनल्स को कोर्ट क्यों नहीं कहते, मैं रीजन दे रही हूँ. नाउ दिस इज योर क्यू टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है और कोर्ट में क्या अंतर है. ओके, सो व्हेन यू गेट पैसेजेस इन क्लैट और व्हेन यू गेट राइट, जो तुमको पैसेजेस मिलते हैं या फिर जो भी तुमको करंट अफेयर्स मिलते हैं, उसमें इनडायरेक्टली वो बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूनल में ऐसा कहा गया, कोर्ट में ऐसा कहा गया. तो तुम गधों जैसे उसको देखते मत रहना कि अरे ट्रिब्यूनल कोर्ट ये तो सिनोनिम है, ये तो मैंने वर्ड पावर मेड इजी में पढ़ा था, ये तो सेम की तरह यूज करा. डोंट डू दैट. वर्ड पावर मेड इजी में ये कहीं भी नहीं करा गया, फालतू की एनालॉजी कनेक्ट करके वी वोंट यूज दैट. ट्रिब्यूनल और कोर्ट में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि ट्रिब्यूनल में इट्स नॉट नेसेसरी दैट you are an advocate or you are a judge to be appointed on the adjudicatory body. मतलब कि जो बेंच होती है, जो डिसीजन लेती है, जरूरी नहीं है कि वहां पे जज हो तभी वो डिसीजन आ पाएगा. ट्रिब्यूनल्स में आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, कोई सीए, कोई सीएस, कोई प्रोफेशनल प्रोफेशनल फील्ड में उसमें जो वो बहुत अच्छा प्रख्यात व्यक्ति हो, उसको भी बिठा सकते हैं. इसीलिए इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड बॉडी. जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लेना हो तो एनजीटी हो जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. अगर आपको पता हो ये क्या होता है, ये एनवायरमेंट मैटर्स को डील करता है, राइट. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया. अब यहाँ पे जजेस और अच्छे अच्छे लर्नेड सब लोग तो होंगे, बट एट द सेम टाइम जो एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, जिनको जजेस से में भी ज्यादा नॉलेज हो, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है एनवायरमेंट का, इसमें इस डोमेन में उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त करके रखा हुआ है, तो उनको ऑफ कोर्स ज्यादा नॉलेज होगी. तो हमारा सिस्टम उनको एक मौका देता है कि आप ट्रिब्यूनल पे आइए, बैठिए और डिसीजंस लीजिए. ठीक है, तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बीच ये अंतर होता है. कोर्ट में अपन कैसे आते हैं, एवरीबडी नोज.
कोर्ट में आपको क्लियरली ऑब्वियसली एग्जाम्स क्लियर करने हैं या तो एडवोकेट बने रहना है, लॉ में आपको एक अच्छा खासा होल्ड चाहिए होता है। ट्रिब्यूनल्स में इट्स नॉट मैंडेटरी, द लॉ इज नॉट मैंडेटरी। ट्रिब्यूनल में मैंडेटरी क्या होता है कि आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उस फील्ड की। ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रिब्यूनल में अगर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो तो वो क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। कोर्ट में तो अपन ऐसे ओथ लेते हैं कि मैं गीता पे, मैं कुरान पे, या वट एवर द बुक इज, उस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, कसम खाती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी और सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रिब्यूनल में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रिब्यूनल में आपको क्या करना होता है कि बेसिक प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी ने फॉल्स एविडेंस दे दिया है, कोई बेवकूफ निकला, कोई पागल निकला, या किसी ने डिले करने के लिए फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो उस पर हम क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम कंप्लेंट की तरह परस्यू करेंगे कि एक वो ऐसे वो नहीं होगा कि आपने सीआरपीसी सेक्शंस विच इज बीएनएसएस के अंदर जाके आपने कोर्ट्स के अंदर गलत कर दिया है, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। हम उसको एक कंप्लेंट की तरह ले लेंगे। आप कंप्लेंट कर दो कि भाई ये गलत हुआ है, हमको सही नहीं लगता है, उन्होंने एविडेंस गलत दिया है। सो वो स्पेशलाइज्ड बॉडी उस चीज को चेक करेगी। अब सबको समझ आ गया ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बीच का डिफरेंस? एनीबडी हु वांट्स मी टू रिपीट इट? ठीक है, इफ एनीबडी इज देयर जिसको रिपीट करवाना है, वो वहां पे चैट बॉक्स में लिख देना। आई विल सी थ्रू इट एंड वी माइट कम बैक लेटर आफ्टर द सेक्शन इज डन, या फिर अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सो अभी जो केस हुआ था, जिस ये स्मैक क्यों लिख रहे हो तुम लोग? कुछ है क्या? लाइक इस इंस्टीट्यूशन का कोई मेन वर्ड कि हाँ यही वर्ड यूज करना है जब समझ आ जाए तो? समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्म, चलो ठीक है। प्रखर सर टॉट यू दिस? I can understand. Okay, चलो ठीक है। So the case was इकबाल सिंह नारंग versus वीरान नारंग। अरे हाँ मैं समझ गई, yes yes, एक साथ। ठीक है, सो द केस वाज इकबाल सिंह नारंग वर्सेस वीरान नारंग। तो जब तक तुम क्लैट पीजी की तैयारी नहीं कर रहे हो, के स्पेसिफिक चीजें क्लैट यूजी में नहीं पूछी जाती बेसिकली, बिकॉज अभी तुमको पता ही नहीं है कि कौन वर्सेस है, कौन ये है, क्या है। बट इट वुड बी नाइस अगर नोट्स में तुम लिख के रखो, सूटेबिलिटी रहती है। हाँ, अब मुझसे जैसे अनन्या ने पूछा कि मैम आपने पढ़ाया था फॉल्स एविडेंस इन अ ट्रिब्यूनल इज नॉट इक्वल टू क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूशन, तो मैंने बोला हाँ हाँ यार वो इकबाल सिंह वाला केस था ना। अब now just imagine this is random conversation happening and I cite a case law. Won't I look more learned? Won't I look betterly intelligent? I would know. इसीलिए केस लॉ थोड़ा हेल्प कर देते हैं। एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट। फिर इसमें क्या हेल्ड हुआ था, दैट हैज बीन मेंशन्ड दैट द म्युनिसिपल ट्राइब्यूनल इज नॉट अ कोर्ट, hence CRPC procedural route doesn't apply. Another question pops into my mind and I want you all to answer it कि यहाँ पे CRPC की क्यों बात हो रही है? अब तो BNSS अप्लाई हो गया है, हम अभी भी क्यों CRPC पे अटके हैं यहाँ पे डिफाइन करने में? Anybody who can answer? Yeah, Kamal Raj, if you could. मतलब कोई कोई लॉज होते हैं तो वो तो प्रोस्क्राइब क्या कहते हैं उससे, मतलब आगे ही लगते हैं, पीछे नहीं लग सकते, मेरे हिसाब से वही है। प्रोस्पेक्टिव रहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रहते हैं। हम्म। ओके, सो हम इसका एक सिंपल सा आंसर है विच इज कि ये केस बीएनएसएस के अप्लाई होने से पहले ही चालू हो चुका है। जो भी केसेस, जैसे कमल राज मेंशन दैट बीएनएसएस हैज बीन अ प्रोस्पेक्टिव लॉ, उसने ऐसा नहीं करा कि चलो अब जाते हैं सीधे 1990 में जो जो गलतियां हुई थी बीएनएसएस सही करेगा। नो, इट डिड नॉट से दैट। इट सेड दैट फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जुलाई 2024 whatever begins will begin under the BNSS, not CRPC. That is the reason. Sections क्या involved थे IPC के, CRPC के, इतने डेप्थ में हमको नहीं जाना है. That is not what the examiner wants you to know. ठीक है. Now, how to remember? CRPC 195 applies only when false evidence is given in a court, not tribunals. ये याद करने की जरूरत नहीं है, but conceptual clarity के लिए समझ के रखो. और यहाँ पे हम प्राइवेट कंप्लेंट्स के थ्रू जा सकते हैं. प्राइवेट कंप्लेंट्स क्या होती है? प्राइवेट कंप्लेंट्स ये नहीं होती कि हमने सुबह उठे, डियर डायरी लिखा और खुद को ये मैसेज कर दिया कि यार मेरे साथ इतना गलत गलत हो रहा है, दिस इज माय कंप्लेंट, और खुद को सबमिट कर दी लिफाफे में रख के कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, मैंने प्राइवेट कंप्लेंट कर दी. नो, प्राइवेट कंप्लेंट इज राइटिंग अ लेटर टू द स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी. इन दिस केस वो स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी कौन है? ट्रिब्यूनल है. उसमें जो भी पैनल में सबसे हेड होगा, जो भी चेयरमैन होगा, जो भी, या फिर जो बाबू लोग होते हैं, जो स्टाफ होता है,
उसमें जिसको ऑथोराइज करा जाएगा कि इनके पास कंप्लेंट्स आएंगे, उनको हम प्राइवेट कंप्लेंट भेजते हैं कि सर मेरी ये सिचुएशन है, मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, आपको उसको सही करना चाहिए। फॉल्स एविडेंस यहाँ पे आ गया। अब इंडिया में ऑलमोस्ट ये एक मतलब दिस इज ऑल्सो आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन चिकन नगेट्स बिकॉज लाइक आई एम अ वेजिटेरियन बट स्टिल KFC में शायद चिकन नगेट्स करके कोई चीज होती है, तो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग यू people who are non-vegetarian might eat, so that's something which is very small but adds to the satisfactory gut. तो जीके नगेट से हम ये सीखेंगे जस्ट कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, ठीक है, कि यस इट्स याम ओके, कि कितने टाइप के और ट्रिब्यूनल होते हैं, क्या नहीं होते, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज विच इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू लर्न बट इट्स हेल्पफुल फॉर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स एंड लीगल नॉलेज एज वेल। तो हमारे पास बहुत टाइप के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैक्स का, रेंट का, कंज्यूमर का, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। Now moving further to the next case, which is false. 498A is equal to mental cruelty grounds for divorce. 498A of IPC is a very very famous section. इसका मतलब mental cruelty या फिर just cruelty होता है as a ground for divorce. तो किसी को divorce कराना होता है तो वो इसको use कर लेते हैं as a section that can help them through. कुछ फन फैक्ट बताऊं तो एक बार आई एम नॉट श्योर बट मद्रास हाईकोर्ट या केरला हाईकोर्ट में से किसी ने कहा था कि अगर वाइफ सिंदूर नहीं लगा रही है, मंगलसूत्र नहीं पहन रही है, तो वो एक मेंटल क्रुएल्टी का एक्ट है टुवर्ड्स द हस्बैंड। Now it's very horrific to think about it and it's very different from the usual things we might hear, but it's very bizarre also कि अगर वो सिर्फ मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं लगा रही तो पूरी शादी क्वेश्चनेबल हो जाती है, राइट तो ये भी एक मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड बन सकता है फॉर डिवोर्स। तो ऐसे ये केस होता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। यहाँ पे वाइफ क्या करती है, उसे अपने हस्बैंड का बस बिहेवियर थोड़ा चेंज करना होता है। हो सकता है वो गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा हो, उसको गुड नाइट नहीं बोल रहा हो, उसके लिए फ्लावर्स नहीं ला रहा हो, या एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उसके हस्बैंड को करना चाहिए वो नहीं कर रहा हो, उसका दिमाग चटक गया हो कि नहीं हो पा रहा है इससे, तो अब तो सीधे कोर्ट को ही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो कोर्ट में फाइल कर देती कि भाई बहुत मेंटल क्रुएल्टी हो रही है, मैं खाना बनाती हूँ या अप्रिशिएट भी नहीं करता, एकदम रेड फ्लैग बन गया है, ग्रीन फॉरेस्ट था व्हेन आई मैरिड दिस पर्सन, नाउ ही इज अ रेड फ्लैग, आई एम अनेबल टू स्टे विद दिस पर्सन, सो आई एम फाइलिंग फॉर डिवोर्स। तो कोर्ट ने बोला कि तुम जब फॉल्स 498A लगा रहे हो ना डिवोर्स के लिए, वो एक तरीका है कि तुम खुद क्रुएल्टी कर रहे हो अपने पार्टनर पे। Isn't it? Won't you guys agree? हाँ दीदी। है ना कि तुमने फॉल्स केस किसी पे लगा दिया, किसी बंदे पे लगा दिया। बंदा क्या, तुम्हारा धर्म पति नहीं, धर्मपति, हाँ ओके, तो तुम्हारा मतलब एकदम पति परमेश्वर है कोई, उस पे तुमने फॉल्स केस लगा दिया, तो ये भी तो एक तरह का क्रुएल्टी हुआ। तो पता चले वो हस्बैंड बाद में वाइफ पे लगा रहा है कि इसने मुझ पे मेंटल क्रुएल्टी करी फॉल्स केस लगा के। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमको बताया कि दिस इज रॉन्ग, एक लीगल मिसयूज करा है आपने और सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है ये डिवोर्स पाने का। इसमें आपको क्या याद रखना है कि लीगल क्रुएल्टी इजंट जस्ट फिजिकल और इमोशनल, इट कैन बी अ लीगल मैनिपुलेशन एज वेल। फॉल्स एक्विजिशंस, ओके, इतना ठीक है। हाँ, एंड ऑल्सो बिफोर वी मूव फर्दर, आप इसमें एक देख रहे होगे सेक्शन 13 क्लॉज 1 IA HMA इज हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें भी बताते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में कि हिंदूज के बीच अगर डिवोर्स होना होता है तो क्रुएल्टी इज अ सेक्शन, आप यूज कर सकते हो उसको फॉर डिवोर्स। पर ये तो भाई हस्बैंड का बिहेवियर चेंज करना है, बगल वाली आंटी ने बोला कि जाओ केस ठोक तो सही हो जाएगा, कल अगले दिन तो वो ऐसे सीधा होके आएगा, that is not a way. Okay, false accusations hurt both individual liberty and sanctity of marriage. वो तो आपका ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया। बताओ सुबह हस्बैंड उठ रहा है और उसको दिखे कि मुझ पे तो कोर्ट केस हो गया, वो भी क्यों? क्योंकि मैं अपनी वाइफ मेरी चाहती कि बिहेवियर चेंज हो जाए। यस श्रेयस, व्हाट डू यू वांट टू से? ऐसे ही हाथ रेज हो गया या कुछ बोलना है? Okay, we'll move forward. If you want to say something, you can just switch on your mic and say, okay. How to apply in passage, ma'am, means example, please. But we'll talk about passage again. I think you have a lot of confusion, you guys. We'll talk about the same. PPT milega, zarur milega. We'll see through it. Now, section 498A was introduced in 1983. ये तुम लीगल नॉलेज के लिए यूज कर सकते हो, जीके में भी आ सकता है कि ये सेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ए जो सेक्शन 498A, तुम ये जो देख रहे हो ना, ओ सॉरी,
सेक्शन 498 जो तुम देख रहे हो, दिस कैपिटल ए इम्प्लाइज कि अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ये पहले से नहीं था। ओके, तो जो कैपिटल ए होता है इसका मतलब होता है अमेंडमेंट। ओके, इसको छोटे ए जैसा मत समझना, छोटा ए तो बस एक सब क्लॉज होता है टू डिफाइन अ पर्टिकुलर थिंग, बट ए कैपिटल ए का मतलब होता है अमेंडमेंट के थ्रू आया गया, ये लॉ समझ लेना इस चीज को। तो 1983 में ये अमेंडमेंट आया था आईपीसी में कि हमको ये चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब मुझे बस एक एफर्मेशन दे दो दैट आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Is my language okay? Is my way of explaining fine with you? Yes, Harshit, do you want to say Didi. something? Yes, ma'am. Yeah. yes, Didi. Okay, all right, ठीक है। चलो, next we move on to the next case, which is verbal remarks is equal to sexual harassment. Now, boys and girls, whoever are very active and who are keyboard fighters, screen के पीछे जिनको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर जिनको लगता है कि किसी को कुछ सिर्फ बोलने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ बोला ही तो है, मन में आया तो कह दिया, तो इसमें क्या गलत है? इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स ब्लेटेंटली रॉन्ग। केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी वुमेन की बॉडी स्ट्रक्चर पे अगर आप कुछ कह रहे हैं तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट लग रहा है। ओके, किसी को मोटी बोल दिया, पतली बोल दिया, मैं इधर तक नहीं पहुंच रही हूँ, बट बॉडी स्ट्रक्चर पे अगर आप ऐसे बोल जाते हो कि दैट पार्ट ऑफ अ बॉडी इज वेरी दिस, दैट पार्ट ऑफ अ बॉडी इज वेरी दैट, एक्सेट्रा, दैट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्योंकि सेक्सुअली आप कुछ डिफाइन कर रहे हो, हैरेसमेंट क्या हो गया? मेंटल ट्रॉमा आ रहा है कि नो गर्ल वुड वांट कि कोई रैंडम इंसान या फिर एनी प्लेस ऑफ वर्क शी इज यू नो अटैच्ड विद, वहां से उसको बॉडीली रिमार्क्स आए। सो केरला हाई कोर्ट, वैसे तुम जजमेंट्स अगर अच्छे से पढ़ते होगे तुम समझते होगे, केरला हाई कोर्ट बहुत अपफ्रंट रहता है, इट्स वेरी मॉडर्नाइज्ड विद इट्स अप्रोच। तुम ज्यादातर जो अप्रोचेस देखोगे टूवर्ड्स लीगल नॉलेज, वो लोग उनका इंटरप्रिटेशन बहुत फास्ट फॉरवर्ड रहता है। यस हेम प्रकाश, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, माय क्वेश्चन इज इफ वो जो वर्बल रिमार्क्स किसी लड़की के रिगार्डिंग दिया गया, इफ शी डिडंट हेयर बाय हरसेल्फ, उसे खुद नहीं पता चलता है, बट उसको किसी और के थ्रू पता चला कि लाइक हाँ दिस 2-3 people was saying this from me and from a third person, then it could be sexual harassment or not? या अगर उसका प्रूफ मिल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ बोला गया था तो व्हाई नॉट, राइट? बस सुना आया कि यार उसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो लड़का तो ऐसे ही बोलता है, ये होता है, दैट इज नॉट प्रूफ इनफ। रिकॉर्डिंग्स हो, ये सब हो, दैट वी गो इनटू द एविडेंशियरी पार्ट, वो एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं, व्हिच इज अनदर एक्ट। बट इसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि कहीं भी जहाँ पे आपका डायरेक्ट इंक्लूजन दिख रहा है कि मैंने तो इस लड़की को ऐसा बोला या मैंने उस लड़के को ऐसा बोला, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन दिख रहा है, तो कोर्ट ने बोला इट्स रॉन्ग। सिया, डू यू वांट टू से समथिंग? यस दी, मैं पूछ रही थी कि सेम जेंडर वाले अगर बोलते हैं एक दूसरे को तो फिर वो राइट। सो अब ना जैसे ये सब डाउट्स आते हैं, इनको समझा करो जब तुम पढ़ रहे होते हो क्या लिखा है। इट्स रिटन कमेंट्स अबाउट अ वुमेन्स बॉडी स्ट्रक्चर अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर डैश डैश डैश। क्या यहाँ पे लिखा है कि कमेंट बाय अ बॉय ऑन अ वुमेन्स बॉडी स्ट्रक्चर ओनली अमाउंट्स? लिखा है ऐसा? नहीं। क्या लिखा है उसमें? कमेंट्स अबाउट अ वुमेन्स बॉडी स्ट्रक्चर। अब कमेंट कौन कर सकता है? एनीबडी, द रेडार इज ओपन। this is where your legal understanding has to come into play. अपने assumptions नहीं लगाने, क्या सिर्फ लड़की कर सकती है, क्या सिर्फ लड़का कर सकता है? नो, वहां पे क्या लिखा है? comments about a woman's body structure, and nobody would be shocked to know that it's more females bashing another female rather than just males doing the same, right? So the court has had the interpretation widely. Am I Ma'am, clear? what about transgender? एनीबडी, वहां पे नहीं लिखा, मतलब अभी वुमेन की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, कोर्ट के पास अभी यही केस आया ना, वो एकदम से एम्बिट थोड़ी वाइड कर सकता है कि किसी भी इंसान को लेके अगर कुछ बोला तो जैसे जैसे केस आएंगे वो वैसे ही जजमेंट देगा अपना। ठीक है, संकेत एंड दक्ष, क्विकली व्हाट आर यू आस्किंग? मैम मेरा भी वही सेम सवाल था जो सिया पूछी थी। ठीक है, क्लियर हो गया वो? ओके, हाँ दक्ष बोलो। Ma'am, if the female is in a verbal conflict with a man, and if the man does the same and the female does the same body thing, then it is applicable only for the male or the female also. Like even Right. I get it. So we are talking about IPC 509 and 354A. This talks about women's modesty and women's whole character.
We do not really have, sections that detail upon if the same happens with a boy or a male. But the court in a lot of cases have also held that it's very wrong that when you are stereotyping a boy as well, thinking कि उसका masculinity इसमें define नहीं हो सकती, he has to be more than that, he's less than that, etc. So, but this is where I'm talking about, tomorrow is UPSC ka exam. So one thing you will always see in UPSC exam interviews by the people who clear the examination is that they understood the concept कि उनको content minimize करना है for their examination. What I am saying is, when we are law aspirants, हम में बहुत ना एक itching होती है, itching समझते हो अगर, और एक वो तड़प रहती है कि मेरे को तो law जानना है, because I have to talk to people about it. But this is not the time to know law. It's knowing about your exam. So what happens with you people is that you widen the ambit. Boy है तो men क्यों नहीं, men है तो boy क्यों नहीं, blah blah blah, girl है तो ये नहीं वो नहीं. I'm here to answer all those questions, but control your mind. Okay, Varna, we'll be discussing about that case. In the 5 years of your law school, you will have enough time to just debate on one particular judgment for 30 days. तब तो दिमाग एकदम पिस जाएगा. But when we are studying about legal current affairs, I would request you to study whatever is written in the crisp. एकदम section की detail में मत जाओ. If you want to go in the detail, I can open the POSH Act, I can open Article 14, 21, 509 IPC, 354 IPC, whatever. But that would take up a lot of time and we wouldn't be able to complete what we are aspiring for. तो अपने content को बढ़ाओ मत, सोच को जरूर बढ़ाओ, और ये सोच को सोच के रखो कि जब मैं IPC पढ़ूंगा, BNS पढ़ूंगा, तो मेरे को पढ़ना है उस चीज को. But limit when we are discussing the same. All right? बाकी कोई questions होगा तो हम informal classes भी करा करेंगे, वहाँ पे हम law को लेके discuss कर लिया करेंगे. And all of you who are mentioning your doubts or questions जो भी, इसको please hold on करके रखो, we'll discuss it. थोड़ा सा ना it gets very distracting that I'm discussing something but यहाँ दूसरा question आ रहा होता है. So we'll go one by one. Okay? Now, और ये POSH Act जो include हुआ है इसमें, ये वर्क प्लेस को लेके होता है. वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हो जाते हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी को लेके आता है. तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि ये जो पीड़िता थी इसमें, जिनको सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ा, इनके वर्क प्लेस पे ये चीज हो गई थी. ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट कैजुअल कमेंट्स आर नॉट हार्मलेस. इफ दे हर्ट डिग्निटी, दे आर पनिशेबल. आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनल लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी. अगर मेरी डिग्निटी पे कोई सवाल उठ रहा है, कोई बात आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर कंसल्ट किया जा सकता है. We also have a mnemonic. It's a fun thing you can use sometimes in your speeches as well, that your lips need to be your legal slip. ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो illegal हो, गलत हो. Okay? So POSH Act कब आया था? 2013 में आया था, विशाखा गाइडलाइंस के अंदर, in the case of विशाखा versus state of Rajasthan. I hope if you are a serious aspirant, you might have studied the case Vishakha versus State of Rajasthan. It's a very famous case. इसने सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस रख दी थी कि क्या होना चाहिए वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए. तो उसी के इंक्लूजन में ये केस आया. Moving on to the next case, which is pregnant woman with below average intelligence wins right to keep baby. Now, the case क्या था कि जो women थी who was pregnant, उसकी intellectual development इतनी नहीं थी. Intellectual development as in जरूरी नहीं है कि खाना कैसे बनाना है, लाइफ में क्या करना है. ऑल ऑफ दिस इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. हो सकता है उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये भी ना हो कि बच्चे को कैसे पालना है, बट दैट डजंट मीन शी कांट कंसीव अ बेबी और शी कांट हैव अ बेबी. माँ तभी बनते हैं जब बच्चा आता है. कोई कोर्स तो होता नहीं है ना कि आप बनोगे इतनी अच्छी माँ, ये मिलेगा वो मिलेगा. Motherhood is different for everybody. So the court understands, Bombay High Court understands कि cognitive impairment doesn't cancel reproductive autonomy under the MTP Act. Medical Termination Act है ये. तो इसमें क्या होता है, abortion rights मिलते हैं to women.